आप सभी का। आज जो हम कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले सवाल समझ लीजिए। ये किन्हीं यूज़र ने मैसेज किया था कि नमस्ते गुरुजी, मेरी उम्र 23 साल है। यूट्यूब पे आज आपका वीडियो देखा। मैं भगवान राम को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा जीवन समाप्त हो गया है। कहानी जो है वो ये कि 2014 में कहीं न कहीं उन्हें घुटने में और कूल्हे में दर्द शुरू हुआ। फिर 7 डॉक्टर के पास गए और उनके बाद गलत इलाज हो जाने के कारण दवाई किए और जिसकी वजह से बीमारी और बढ़ती चली गई, विकलांगता आ गई। यहाँ पे कुछ टर्म्स को फोकस करते हुए चलिए कि उन्होंने इलाज किया है, 7 डॉक्टरों के पास गए हैं, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि गलत इलाज हो जाने से कहीं न कहीं हमारे पास बीमारी आ गई। प्रॉब्लम उन्होंने 2014 की दी है, मंथ अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है? इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि जनवरी 2015 से वो कंप्लीटली बेड रिडन हो गए हैं। प्रॉब्लम्स जो उन्होंने बताई हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो बोन्स हैं, वो अपने आप में कहीं किसी तरीके से डिफॉर्म हुई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे उनका ये मत था कि क्या कुछ हुआ, क्यों कुछ हुआ और जिंदगी का क्या मकसद कुंडली से नजर आता है, इन चीजों के ऊपर बात को डिस्कस करूं। तो यहाँ पे अब समझते हुए चलेंगे हम कि क्या रीजन हो सकता है कि इतनी कम उम्र में, ऑलमोस्ट कह रहे हैं जब 16 साल की उम्र थी वहां से चीजें शुरू हुई, ठीक? और इसके बाद तकरीबन तकरीबन आज की तारीख में वो बेड रिडन है। तो लगन कुंडली या कुंडली इस बात को दर्शाती है, और दर्शाती है तो क्यों और कैसे, ठीक है? अब कोड्स को ध्यान रखिए। प्रॉब्लम में कहा गया है दवाइयों के कारण। दवाइयों के कारण मतलब कहीं ना कहीं अगर हम किसी तरह से कोई गलत मेडिकेशन करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और उससे अगर कोई बीमारी बनती हो, तो प्राइम इम्पोर्टेंट फैक्टर हम केतु को देखते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे बीमारी जो है वो पूरे के पूरे शरीर को प्रभावित कर रही है, स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रही है, तो फैक्टर होगा शनि। अगर बात बोन्स की हो तो सूर्य को भी देखना होता है, ठीक है? तो ये तो फैक्टर्स हो गए कि हम कुंडली में किन फैक्टर्स को चेक करेंगे। इसके अलावा हमारे लिए जरूरी है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट हाउस के कारक सूर्य। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम इस कुंडली के एनालिसिस को आज करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो कुंडली दिखाई देती है, ये दिखाई दे रही है आपको 12 नंबर से बनी हुई। इसका मतलब है कि ये मीन लगन से बनी हुई कुंडली है। अब इसके अंदर आपको गुरु बैठे हुए दिखाई देंगे, वक्री गुरु। वक्री गुरु हैं तो पहली बात तो ये कि वो एक प्रभाव कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का करेंगे और दूसरा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं एक घर पीछे यानी कि 12th हाउस का करेंगे। तो ये आज की तारीख में प्रूवन फैक्ट है। अगर गुरु 9 नंबर के लगन में भी वक्री बैठे हुए मिले हैं मुझे तो भी, और अब आप इस केस में भी देख सकते हो कि अगर 12 नंबर का लगन है और उसके बाद भी गुरु वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 50% जो है आगे जाके लोगों को बीमार कर दिया करते हैं, ठीक? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस पर्टिकुलर कुंडली में लगन से एक घर आगे शनि बैठे हैं, वो भी वक्री, और लगन के पीछे फर्स्ट हाउस के जस्ट पीछे जो बैठे हैं वो हैं केतु। अब इसमें हो क्या रहा है, ये फॉर्मेशन जो है इसे हम मानेंगे पापकत्री फॉर्मेशन। अब सवाल ये उठेगा क्या ये पापकत्री स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग और वीक को कैसे समझना है, ये भी अब बहुत जरूरी बात होगी समझने के लिए। देखिए, इस कुंडली में केतु जो है वो
बढ़ रहे हैं 10 नंबर की तरफ, क्योंकि वो तो वक्र गति से पीछे की तरफ चलते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ग्रह 12th हाउस में बैठे हुए हैं वो लगन की तरफ नहीं बढ़ रहे, लेकिन लगन का जो लॉर्ड होगा, फर्स्ट हाउस के जो स्वामी है, वो केतु की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पापकत्री बनेगा। किसके रिलेटेड? जुपिटर के रिलेटेड। ठीक, कि गुरु पीछे जाएंगे तो वो केतु की तरफ जा रहे हैं। स्पीड क्या होती है? केतु जो है वो टाइम लेते हैं ऑलमोस्ट 1.5 साल का, और गुरु जो है वो टाइम लेते हैं 1 साल का। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गुरु तेजी से केतु के पास जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम रीड करेंगे पाप कत्री योग के लिए। एक तरफ से शनि गुरु की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों चीजें थी। पहली कंडीशन फुलफिल कि ना सिर्फ फर्स्ट हाउस बल्कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी प्रभावित हो गया है। ठीक, दूसरी बात देखिए, फर्स्ट हाउस जो है जहां पे लगन लिखा है वो है 15 डिग्री, और नक्षत्र आ रहा है हमारे पास उत्तर भाद्रपदा। अब 15 डिग्री में उत्तर भाद्रपदा अगर आ रहा है तो उत्तर भाद्रपदा जो नक्षत्र है उनके स्वामी होते हैं शनिदेव। वो वक्री और फिर नीच राशिस्थ। आज तक मैंने पुराने जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो मैंने हमेशा आपको बोला कि जो लगन लिखा है स्पेसिफिकली उस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, वो बताएगा वो कहाँ से आया है और उसको जाना कहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं जो लगन लिखा है वो सूर्य कहीं ना कहीं शनि से कनेक्टेड है, उत्तर भाद्रपदा से। और वो शनि इस लगन कुंडली में मालिक हैं 12th हाउस के और 11th हाउस के। 11th हाउस सिक्स्थ से सिक्स्थ होने के कारण बीमार कर सकता है। 12th हाउस या तो मानसिक परेशानी या हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है। तो इतनी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे शनि का फॉर्मेशन था, तो कोशिश ये होनी चाहिए हो सके तो जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करना होगा। एक बात। दूसरा कि ये हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने की क्षमता रखता है। इतनी चीजें क्लियर। इसके बाद देखिए कि फर्स्ट हाउस के ऊपर इनके अलावा किसी और ग्रह की एज सच कोई दृष्टि नहीं है। ठीक, अब बात कर लूं केतु के ऊपर कि केतु अच्छे हैं या केतु खराब है। ठीक है, केतु के ऊपर अगर हम आएंगे तो हम देखते हैं कि केतु शनि की राशि में बैठे हैं और शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें बैठे हुए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम केतु राहु के नक्षत्र में है और राहु केतु के मघा नक्षत्र में है। अगर हम यहाँ पे देखें कि नक्षत्र के परिवर्तन हो जाने के कारण ये प्रभाव ऐसा भी देखा जा सकता है कि केतु जो है वो छठे भाव में आ जाए और राहु जो है वो 12वें में बैठे हुए। उस कंडीशन में भी आखिरकार रिलेशन कहाँ बन रहा है? नक्षत्र के द्वारा केतु का जो रिलेशन है वो राहु से है, और राहु रोग भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे केतु जो है वो भी रोग को देने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि वो नक्षत्र के द्वारा 6th हाउस से राहु से कनेक्ट हो रहा है। एक चीज। दूसरी बड़ी बात, राहु छठे भाव में बैठे हैं और राहु में अगर कोई बीमारी होती है या बीमारी के भाव में अगर राहु का प्रभाव आता है तो वो भी हिडन होती है। जैसे आपने खुद कहा कि 2014 से शुरुआत हुई। 2014 में अगर हम देखेंगे तो जो शनि थे वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे। ठीक है, और नवंबर अगर 14 के आगे चले जाते हैं तो शनि जो है वो आपके नवम भाव में आते हैं, वहां से अपनी 10वीं दृष्टि वो राहु के ऊपर लगाएंगे। तो हम कहीं से भी कहीं ये कह सकते थे कि जो पर्टिकुलर पीरियड है शनि के कंटेक्स्ट में बात करूं तो गोचर के हिसाब से अगर देखेंगे हम तो वो 8वें घर में थे, और उनके 8वें घर में होने की वजह से कहीं ना कहीं जो कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारे सोचने का ढंग
मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब कभी भी फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड 6, 8, 12 में जा रहा हो तो परेशानी दे सकता है। तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में 2014 से भी 2.5 साल पहले तक बन रही थी। ठीक है, ये सारी कंडीशनें यहाँ पर थी। अब बात ये होती है मेडिकेशन फेल्योर क्यों? मेडिकेशन फेल्योर इसलिए क्योंकि केतु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के अंदर एक तो बुध बैठे हैं और दूसरे मंगल। अब पंचम भाव ही वो भाव है जहां से इंसान रिकवरी करता है। प्रॉब्लम को समझिएगा, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि जब कभी भी हम बीमार पड़ेंगे, छठा भाव बीमारी, उससे 12वां है पंचम भाव। इसीलिए जब भी रिकवरी की बारी आएगी ना, तो वो हमेशा पंचम से देखी जाएगी। अब पंचम भाव की स्थिति क्या है? पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा, अपने से षडाष्टक, 6-8 का संबंध, अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, पंचम भाव में मंगल आके बैठ गए। अब मंगल कहने के लिए तो भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं। ठीक है, और वहां पे मूल त्रिकोण राशि भी आती है, तो मार्केश का भी प्रभाव है उसके पास और भाग्य भाव का भी प्रभाव है। भाग्य भाव का प्रभाव होने के कारण मंगल शुभ में तो गिना जाएगा, लेकिन वो नीच राशिस तो हो गए। उसका असर किसके ऊपर पड़ा? मंगल के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एट द सेम टाइम उस पंचम भाव पे भी पड़ा। उसका स्वामी उसे बचा नहीं सकता, षडाष्टक है, और मंगल वहां पे बैठ के उस भाव को और भी खराब कर गए। तो यहां पर यह कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम दे गया। बहुत बार लोग मुझसे बोलते हैं कि कारक भाव के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, भाग्येश और इन चीज़ों को देख के कॉम्बिनेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो समझिए इन चीज़ों को। इवन दो कि मंगल यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड है, लेकिन वो जब 5th हाउस में बैठा तो वो राशि में वो कमजोर पड़ा, साथ ही साथ उस राशि के स्वामी से भी षडाष्टक हो गया। इसकी वजह से वो मंगल और ज़्यादा कमजोर पड़ जाएगा। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उस राशि में बुध बैठे हैं, जो कि किसी भी फॉर्मेशन में देखा जाए तो मंगल के दुश्मन है। हमने मित्रता और शत्रुता जो पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं। तो अब एक तो मंगल पड़ रहा कमजोर, और ऊपर से बुध और आके बैठ गया। होगा क्या इससे? होगा ये कि अब कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। बुध इस कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ हो रहा है। दोनों ही कहीं ना कहीं मारक भाव माने जाते हैं। इस फॉर्मेशन में मंगल भी अगर अपनी दशा में रिजल्ट करने जाएंगे तो भी 2nd हाउस लॉर्डशिप की वजह से मार्केश जैसा प्रभाव करेंगे, और अगर मंगल और बुध की युति है तो मंगल बुध की तरह प्रभाव करने की क्षमता दिखाएंगे। ऐसे कंडीशन में जो बुध है वो 7वें का स्वामी है, मृत्यु तुल्य कष्ट। अब बीमारी यहाँ पे क्या हो सकती है इसे समझते हैं। आपने बोन्स से बात करी, तो बोन्स में क्योंकि स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन है, फर्स्ट रीजन शनि का नीच राशिस्थ होना। दूसरी कंडीशन, सूर्य जो कि बोन का कारक प्लेनेट हुआ, वो कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस में आए हैं। एक चीज, एट द सेम टाइम सूर्य जो है वो नक्षत्र के द्वारा शुक्र से कनेक्ट हो गए हैं। अब देखिए, अपनी राशि में सूर्य बैठा, खुशी मनाने की बात थी, लेकिन नक्षत्र वो शुक्र का लेके बैठा, और तात्कालिक रूप से वो शत्रु है, नैसर्गिक रूप से भी शत्रु होते हैं। ऐसे परिस्थिति में सूर्य यहाँ पे कमजोर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर के ऊपर भी धावा बोला, पहले तो राहु केतु और दूसरा एट द सेम टाइम शुक्र। तो इस फॉर्मेशन की वजह से भी ये चीजें हैं। तीसरी बात समझिए, जब कभी भी कोई ऐसी सीवियर हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसे मैं कहता हूं विपरीत राजयोग, इसे मैं अच्छा नहीं मानता, तो वो कैसे होते हैं? 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में गया, छठे भाव के स्वामी को भी तहस नहस करेगा और खुद भी बर्बाद होगा।
अब छठे भाव में सूर्य जो कि हड्डियों के कारक है, वो तो बर्बाद हुए ही हुए, और शुक्र ने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। होगा ये कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट जरूर मिल जाया करेगा किसी ना किसी तरीके से। किस तरीके से? क्योंकि विपरीत राज्यों की परिस्थिति है, तो हो सकता है आपको आगे कभी कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में मौका मिल जाए, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। कारण वही है कि ये विपरीत राज्यों के, अगर जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है तो वो आज बुरा हो रहा है, कल वो पलट के कुछ अच्छा भी दे सकता है, वहां तक के लिए ठीक है। लेकिन आज की परिस्थिति में ये जो फॉर्मेशन है, इसने आपको हेल्थ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे दी। ठीक है, साथ ही साथ अब हम देखें कि इन सारे कॉम्बिनेशंस को लगाने के बाद चंद्र कुंडली से भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप चीजों को समझना, मैं भी आपको फटाफट दशा के ऊपर लेकर आऊंगा। चंद्र कुंडली से भी अगर हम देख लेते तो हम ये देखते कि जो मंगल हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और फिर 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 5th हाउस पे फिर वही प्रॉब्लम है, शनि वहां पे नीच राशिस्थ हो रहे हैं, भले वक्री हो भले बलवान हो, राशि को पंचम भाव को चंद्रमा से भी कमजोर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की खुद की राशि है वहां मंगल नीच राशिस्थ बैठ के उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सूरत हाल में एक जैसी चीजें बन रही थी, लेकिन आपके ऊपर लगन कुंडली काम कर रही थी, इसलिए मैंने चीजों को लगन कुंडली से ही दिखाने का प्रयास किया। अब दशाओं में चलने इससे पहले नवमांश में आ जाते हैं। एक बार नवमांश में आएंगे तो हमें दिखाई देता है कि आपकी नवमांश की कुंडली में बुध जो है वो नीच राशिस्थ हो गए। अब ये प्रॉब्लम है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने की क्षमता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ समझनी पड़ेगी वो ये कि नवमांश की कुंडली में राहु और शनि जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सूर्य वर्गोत्तम होके फिर छठे भाव में बैठे, छठे भाव का स्वामी वर्गोत्तम होके छठे भाव में बैठा हुआ, ये एक बड़ी चुनौती हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो प्रभाव छठे पे ही करेगा। वो सरकारी नौकरी दे सकता है, वो वर्गोत्तम है, वो कहीं ना कहीं ऐसी वैसी कोई कंडीशन बना के वो बना सकता है, अगर प्रॉपर टाइमली रिकवरी होती है तो। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन ये चुनौती यहाँ पे हमें दिखाई देती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि चंद्रमा की दशा में ये हुआ, चंद्रमा की दशा में ये हुआ, तो हम यहाँ पे भी देखें कि नवमांश की कुंडली में अगर आ जाएंगे तो जो चंद्रमा है वो पहले तो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, उसके बाद नीचता को भंग कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ प्रॉपर एक ड्यूरेशन के बाद आप रिकवर कर जाएं और वो चीजें हो जाएं, क्योंकि उस कंडीशन में भी यहाँ पे नीच भंग जो योग है वो काम कर सकता है। ठीक, अब देखिए चंद्रमा की दशा उस समय थी तो उसने कैसे काम किया इसको पहले दिखा दूं, इसके बाद आज बात करूंगा एक जेमिनी कंसेप्ट है उससे चीजों को कनेक्ट करके। तो जब हम दशाओं में चलते हैं, नक्षत्र बेस्ड दशाओं में चलते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा रही, आपने हमसे कहा है 2014। ठीक है, तो 2014 के आने से पहले ही आप केतु के प्रभाव में थे। ठीक, 2013 और 14, क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में एक दिन में नहीं लगती, मेडिकेशन उसके बाद हुआ जिसने उसको बढ़ाया, उसके पहले कहीं ना कहीं वो चीजें अगर हो रही थी तो उसमें ये जो केतु 12th हाउस में बैठे हैं ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इस दशा के अंदर आपको वीक कर रहे थे। अब क्योंकि शनि 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप नॉनवेज या ड्रिंकिंग हैबिट्स में आते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खाने वाला जो स्थान है वहां पर उस भाव में जाके नीच कौन हो रहा है? शनि। शनि जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक थिंग्स को या फिर मांस को, तो इन चीजों को अगर सेवन गलती से भी कर रहे हैं या ड्रिंकिंग को कर रहे हैं तो वह हेल्थ को धीरे धीरे करके डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता था। तो यहाँ पे फूड हैबिट्स के कारण बीमारी धीरे धीरे आने की संभावना बनती थी, पहली बात। दूसरी चीज कि केतु की दशा खत्म होती है आपकी जनवरी 2014 में, इसके बाद आप आते हो तो आपको दशा मिलती है
शुक्र की। अब आप शुक्र को देख लो, शुक्र जो है वो इस कुंडली में 8वें भाव के स्वामी हैं, एट द सेम टाइम 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। दोनों ही पोजीशन अच्छी नहीं, और बैठे हैं 6ठे भाव में। जिस भाव में बैठे हैं उसका रिजल्ट करने का प्रयास करेंगे, बीमार करने का प्रयास करेंगे। तो अंदर अंदर इन्होंने ये पूरा जो है 2014 से 2015 तक इसे जारी रखा। 2015 की जनवरी आपने हमें स्पेसिफाई कर दी, 2015 की जनवरी में देख लीजिए, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2015 की जनवरी जहां खत्म होती हुई दिख रही थी वहां पे शनि आ रहे थे। ठीक है, शनि अगर आ रहे हैं और इनके पहले अगर हम देख लें तो आप ये देखेंगे कि 2015 में ऑलमोस्ट जुपिटर आपको जनवरी में जाते जाते से दिख रहे थे। जुपिटर के साथ भी मैंने वही केस समझाया अभी जस्ट, कि जुपिटर खुद पाप कतरी में है और वो बढ़ भी रहे हैं बीमारी की तरफ। तो ये दशा आपको हॉस्पिटल्स की तरफ ले जाने के लिए अपने आप में जिम्मेदार बन जाती है। जुपिटर जहां बैठे हैं वहां और एक घर पीछे दोनों को प्रभावित कर होने के कारण। ठीक, ये पीरियड आपने माना। इसके बाद आपने कहा कि अब आप बेड रिडन हुए, वो हो गया आपका जनवरी 2015। कौन आया? शनि। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेशन है, मार्केश वाली कंडीशन हो रही है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मार्केश का प्रभाव करता है। तो यहां पर इसने आपको हेल्थ इश्यूज के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर दिए हैं। तो ये चीजें तो अब ऑलमोस्ट यहाँ से क्लियर हो चुकी। ये चीजों को आप नवमांश से भी देखें तो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। अब इन सारी चीजों के बाद एक और चीज के ऊपर आज डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसे माना जाता है जेमिनी कंसेप्ट। जेमिनी कंसेप्ट में क्या होता है कि हम ग्रहों के जो डिग्रीज हैं उनके हिसाब से जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है उसे बोलते हैं आत्मकारक, आत्मा का कारक ग्रह। तो इस कुंडली में आत्मा का जो कारक ग्रह है वो बन रहा था आपका बुध। अब आत्मा का कारक ग्रह बुध बनना इस पर्टिकुलर कुंडली में इस बात को इंगित करता है कि अगर जेमिनी सिस्टम से देखा जाए तो हेल्थ वगैरह के बारे में कोई बताएगा तो वो बताएगा बुध। बुध जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इलाज का प्रयास करेंगे। पंचम भाव जो होता है बीमारी को खत्म करने का होता है। लेकिन उनके साथ में नीच राशि के मंगल बैठे हैं। मंगल जो है वो ब्लड को भी रिलेट करते हैं, और मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम, तो कहीं ना कहीं मार्स हमारी मसल्स है। ठीक है, मार्स नीच राशि हुआ है तो मसल्स की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना या ऐसी चीजों को ये कनेक्ट कर रहे थे। और क्योंकि आत्मकारक ग्रह बुध का ये संबंध बन रहा है मंगल के साथ, जो कि उसके लिए परम शत्रु माना जाता है, इस कारण से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई। एट द सेम टाइम अगर हम ये इस चीज को आपके कुंडली में नवमांश से देखेंगे तो वहां पे आत्मकारक ग्रह नीच राशि हुए थे। ये दूसरी वजह बन रही थी कि कहीं ना कहीं आत्मकारक ग्रह जो है वो जेमिनी सिस्टम में फर्स्ट हाउस को या हमारे हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। उसका यहाँ पे नीच राशि आना ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे उम्मीद इसलिए कर सकता हूं क्योंकि जहां पे ये बुध बैठे हैं वहां पे उच्च के गुरु की दृष्टि है। जहां पे ये कॉम्बिनेशन है वहां पे गुरु की, वक्री गुरु की दृष्टि है। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं कि मंगल की दशा तक आप परेशान रह सकते हो। मंगल की दशा कब से कब तक है? 2016 से 2023 तक, यहां तक आप परेशान रह सकते हो। इसके बाद में आपके ऊपर जो है वो राहु की दशा बनती है। राहु इवन दो कि कुंडली के अंदर 6ठे भाव में चल रहे हैं तो वहां पे वो अच्छे भी होते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो कुछ पॉजिटिव चीजों को भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम चंद्र कुंडली से हम देख रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में भी बन रहा था। इसीलिए अभी भी हम यहाँ पे थोड़े से होपफुल हो सकते हैं कि अगर धीरे धीरे करके रिकवरी आनी है तो वो
राहु के पीरियड में एक संभावना बन सकती है। अब उसके लिए आप यहाँ पे पहले ये देखें कि डिग्री कॉम्बिनेशंस कैसे हैं। देखिए, शुक्र जो है वो 1 डिग्री के हैं, ठीक है, और राहु जो है वो 6 डिग्री के हैं। दोनों के दोनों ही मघा नक्षत्र में है। शुक्र जो है वो 1 डिग्री के हैं, मतलब वो अभी आगे बढ़ना चाह रहे थे, और जब वो बढ़ेंगे यानी जस्ट एंटर हुए हैं अभी, उनका भाव के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं है। लेकिन लेकिन राहु 6 डिग्री यानी कि 5 डिग्री अंदर आ चुके हैं, और आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो बैठे हुए हैं 16 डिग्री पे। इस कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो राहु की मूवमेंट शुक्र की तरफ है, शुक्र की मूवमेंट राहु की तरफ है। इस वजह से अनसर्टेन कंडीशंस के गेन देने में भी संभावना बनेगी। क्यों? क्योंकि राहु का संबंध 6th हाउस के लॉर्ड से नहीं हो रहा, 8th हाउस के लॉर्ड से हो रहा है। इस बात को समझाना चाह रहा हूं। इसमें जब राहु की दशा आएगी तो राहु जो है वो शुक्र की तरफ जा रहे हैं, शुक्र जो है वो राहु की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अनसर्टेन वेज में चीजें होने की संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए राहु की दशा में चीजें जो है वो मुक्ति की तरफ, इन प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर लाने की तरफ भी जा सकती है। अब आपका एक ही सवाल था कि जो कुछ भी ये पूरा हो रहा है इसकी वजह क्या है, इसको समझ लीजिए। छठा भाव जो है वो एक तरीके से ऋण बंधन भी है। छठा भाव जो है वो हमारे कहीं ना कहीं जो किस्मत का कर्म है उससे साथ भी जोड़ा जाता है, और पूर्व पुण्य जो है उसको हम जोड़ते हैं 5th हाउस से। इस कुंडली में पूर्व पुण्य को कमजोर कर रहे हैं मंगल, और इस कुंडली में जो आपका छठा भाव है उसको प्रभावित कर रहे हैं शुक्र और राहु। तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स के रीजंस बन सकते हैं, अगर हम D60 के चार्ट में चलें, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ को हमने बहुत ज़्यादा कोई क्लोज उस पर नहीं किया है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस D60 के चार्ट को एज इट इज उठाऊंगा और आपके 12 नंबर के लगन के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, चीज को समझने की कोशिश करें। शुक्र अष्टम से अष्टम में ही थे, ठीक है, और बुध का यहाँ पे सेम एग्जैक्ट फॉर्मेशन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रिजल्ट्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अनजाने में हुए हों। क्योंकि आपने ये भी सवाल किया कि ऐसा क्या कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखें शनि मंगल का फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर जीव पे, कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर जीव पे किसी तरीके से हमने कुछ एक्शंस गलत कर लिए होंगे, जिसकी वजह से जो सेम सिचुएशंस है वो हमारे ऊपर क्रिएट हो रही। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। जहाँ तक अब उपाय वाली चीज़ें या ये सब कुछ होंगी, तो हमें जब कभी भी लगन पे प्रॉब्लम आती हो तो सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करनी होती है, तो वो निकालनी होती है सूर्य से। अब या तो आप सूर्य का उपाय करें जिससे कि थोड़ा सा आप अपने आप को रिकवर कर सकें। दूसरी एक संभावना अगर बनती है तो वो बनती है कि आप चंद्रमा को यूज़ करें, लेकिन चंद्रमा को यूज़ करने में उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि सूर्य में। कारण समझ लीजिए, चंद्रमा नक्षत्र के आधार पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड था आपके शुक्र से। इसीलिए चंद्रमा की दशा में वो जो हिस्सा था जब उसे शुक्र का प्रभाव करना था, उस समय उसने आपको बीमार किया। अगर मैं यहाँ चंद्रमा को बल देता भी हूँ तो वो शुक्र के प्रभाव को फिर करने की क्षमता रखते हैं। जबकि हम सूर्य को अगर देते हैं तो वो छठे भाव, बीमार तो हम है ही, वो बीमारी से थोड़ा सा रिकवरी में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाव, भाव का स्वामी यानी कि गुरु दोनों कंडीशनों में, सूर्य कारक, इनको भी हमने समझा, और दशाओं के अंदर भी हम देख रहे थे कि चंद्रमा क्यों इन चीजों को कर पा रहा है, क्योंकि चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो शुक्र के साथ कनेक्टेड है, और जब शुक्र का पीरियड आ रहा है तो वो छठे घर में बीमारियों को दिखाता है, जो कि 8वें भाव ट्रांसफॉर्मेशन को देना चाहता है।
इसलिए ये विपरीत राज्यों की स्थिति होने के कारण अभी भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि मंगल की दशा और मंगल के बाद राहु में भी आपको थोड़ा-सा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट राहु में आप क्रॉस करें बुध तक आए, तो 2030-31 के आसपास जाकर सिचुएशनों में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आप जवाब मुझसे चाहते थे। धन्यवाद।